डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बोहर मॉडल एंड इट्स यूजफुलनेस। पहले क्वेश्चन आता है कि बोहर मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इससे पहले जो मॉडल था रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, वो कुछ कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हम पहले बताते हैं अबाउट लिमिटेशंस या ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पहली ड्रॉबैक है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये हमने लिखा इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग। क्या क्या ड्रॉबैक्स है? पहली है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। देखें कैसे। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करता है। अब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और वो न्यूक्लियस के अराउंड एक फोर्स की फील्ड में रिवॉल्व करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स है। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड ऑफ फोर्स में रिवॉल्व करे, हम डायरेक्ट कहते हैं, सिंपली कहते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करे, तो क्या होगा? रिवॉल्विंग पार्टिकल की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो उसका जो ऑर्बिट है, उसका जो पाथ है, वो शॉर्ट होता जाएगा, और शॉर्ट होते होते वो अल्टीमेटली किस में चला जाएगा? न्यूक्लियस में। कैलकुलेशंस बताते हैं कि अगर ऐसा होता तो 10⁻⁻8 सेकंड में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ जाता, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आता तो एटम अनस्टेबल हो जाता। एक्चुअली एटम क्या है? स्टेबल। तो स्टेबल क्यों है, ये रुदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऐसा मान लें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड स्टेशनरी है, तो उसमें क्या होगा? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फिक्स हो जाएंगे। जैसा थॉमसन ने बताया था कि एटम एक स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। तो ये फर्स्ट ड्रॉबैक थी, रुदरफोर्ड मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड ड्रॉबैक, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हमने हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, उसमें क्या ऑब्जर्व किया था? डिफरेंट लाइंस आती हैं। तो क्यों आती हैं डिफरेंट लाइंस? ये भी रुदरफोर्ड के पास आंसर नहीं था। और थर्ड इसकी कमी थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस एंड एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, वो कहाँ कहाँ कैसे प्रेजेंट हैं, और उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ये कुछ पॉइंट्स जो हमने बताए रुदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इनको एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने एक नया मॉडल दिया। उसके पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं, क्या क्या हैं। पहला पोस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स which have definite energies known as energy cells या levels। क्या मीनिंग है इसका? बोहर ने कहा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ नंबर ऑफ हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ्स हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसकी एनर्जी फिक्स होती है, और अगर एनर्जी फिक्स है तो फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं जाएगा और एटम क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो उन्हीं ऑर्बिट को जिनकी एनर्जी फिक्स होती है, क्या नाम दिया? एनर्जी सेल्स या एनर्जी लेवल्स। दूसरा पोस्टुलेट है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मीनिंग है कि एन वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम की, वो कांस्टेंट है और वो रेगुलरली चेंज नहीं होती। जैसे एक बार देखें, ये mvr है, ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है। किसके बराबर है? ये
n ये कोई भी इंटीजर है इंटू h डिवाइड बाई 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है ये होल नंबर में रहेगी, h डिवाइड बाई 2 पाई का होल नंबर मल्टीपल होगा। वैल्यू या तो n की 1 होगी या 2 होगी, 1.1 1.2 ऐसा नहीं होगा। तो अगर कोई क्वांटिटी डिसकंटिन्यूसली चेंज होती है और उसके बाद फिक्स वैल्यू हो जाती है तो उसे कहा जाता है क्वांटाइज्ड। तो एटम के अंदर एनर्जी क्वांटाइज होती है और एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, उनकी डेफिनेट वैल्यूज होती हैं। थर्ड, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टिल इट रिवॉल्व्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। जब तक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी सेल में रिवॉल्व करता है तब तक उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती। एनर्जी चेंज तभी होती जब उसमें ट्रांजिशन आती है। इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा, एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में आ जाएगा। तो जो ट्रांजिशंस होती हैं, फोर्थ पोस्टुलेट कहता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस ओनली व्हेन इट अंडरगोज ए ट्रांजिशन। मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट को चेंज करेगा, एनर्जी लेवल को चेंज करेगा, तभी उसकी एनर्जी चेंज आएगी। जब तक वो एक फिक्स ऑर्बिट में है एनर्जी चेंज नहीं होती। और चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। ये चेंज किसके बराबर है? एनर्जी इन फाइनल स्टेट माइनस एनर्जी इन इनिशियल स्टेट। तो इस फार्मूले को यूज करके हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो ये हमने एक्सप्लेन किया अबाउट बोहर पोस्टुलेट। आगे स्टार्ट करते हैं यूजफुलनेस। सक्सेस क्या थी बोहर मॉडल की? पहली सक्सेस थी बोहर मॉडल ने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। कैसे किया? बोहर ने कहा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। इनमें से कुछ ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स होती है, जिसको नाम दिया था एनर्जी सेल्स या एनर्जी लेवल्स। तो बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसकी एनर्जी फिक्स है, और ऐसा होने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं जाएगा, जैसा अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था। तो इस तरह से बोहर ने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। दूसरा, बोहर थ्योरी, बोहर का जो मॉडल है वो हेल्प करता है किसमें? कैलकुलेटिंग द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स कौन है? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे He2 पॉजिटिव हीलियम का आयन है, ये लिथियम का आयन है 2 पॉजिटिव। तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिटरमाइन करने का फार्मूला ये है। इस फार्मूले के अंदर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पाई हम जानते हैं कांस्टेंट है, z है ये एटॉमिक नंबर है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट है और h प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। z है वो एटॉमिक नंबर है, वेरी करेगा। हाइड्रोजन के लिए अगर हम यूज करेंगे तो Z1 हो जाएगा, दिखने की जरूरत नहीं है। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर है वो 2 है, हम जानते हैं, तो Z बाकी एटम्स में पुट कर देंगे। हाइड्रोजन में Z1 है, दिखने की जरूरत नहीं होती। और n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये वेरी करेगा। तो ये फार्मूला अप्लाई करके एनर्जी किस में आएगी? जूल पर एटम में। और एनर्जी हमें निकालनी है किलो जूल पर मोल में, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। बोहर थ्योरी रेडियस ऑफ ऑर्बिट डिटरमाइन करने के लिए भी यूज की जा सकती है। उसका फार्मूला है R0 इंटू n स्क्वायर डिवाइड बाई Z। Z एटॉमिक नंबर है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन Z की वैल्यू 1 है, तो R0 की वैल्यू ये हमने डिफरेंट यूनिट्स में लिखा रखी है। अगर हमने रेडियस निकालना है किसी ऑर्बिट का नैनोमीटर में, तो R0 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। एंगस्ट्रो में निकालना है तो ये पुट कर देंगे, पिकोमीटर में निकालना है तो ये पुट कर देंगे। तो हाइड्रोजन में और हीलियम में जो हाइड्रोजन जैसे पार्टिकल हैं, हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है वो भी डिटरमाइन की जा सकती है। तो उसका फार्मूला ये है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, Z उसी तरह से एटॉमिक नंबर है,
n नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो जिस ऑर्बिट में वेलोसिटी निकालनी है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, किस एटम में निकालनी है उसका एटॉमिक नंबर पुट कर देंगे। तो ये वेलोसिटी अपने पास किस में आ जाएगी, इन मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने दो यूजफुलनेस बताई हैं। थर्ड सक्सेस है बोर मॉडल की, इट कुड एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में हमने ऑब्जर्व किया था 5 सीरीज ऑफ लाइन्स आई थी, जिनके नाम थे लीमान, बाल्मेर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड सीरीज। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, फिर भी नंबर ऑफ लाइन्स क्यों आती हैं, ये रुदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोहर ने इसको एक्सप्लेन किया। क्या कहा बोहर ने कि जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस को जब हम एनर्जी देते हैं तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं एटम्स के अंदर, और एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। अब जब एनर्जी देंगे तो सभी एटम के इलेक्ट्रॉन सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। जैसे हमें क्लास में को टीच करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स बराबर लर्न करें, कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है। सिमिलरली हाइड्रोजन के एटम के जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिफरेंट हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स में ने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया। किसी ने एनर्जी कम एब्जॉर्ब की, किसी ने ज़्यादा करी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा। n = 1 फर्स्ट मेन सेल है, एनर्जी लेवल कह दें, इसको ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। और उसके आगे एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाएगा। उन हायर स्टेट्स को क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स। तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, कोई इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, कोई किस में आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा, कोई फोर्थ में, कोई फिफ्थ में। जिसने एनर्जी कम ली वो लोअर में रहेगा, जिसने ज्यादा ली वो हायर में चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट में जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स वीक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अब क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। वो इलेक्ट्रॉन वापिस ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, क्योंकि यूनिवर्स का हर सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन वापिस किस में आएंगे, ग्राउंड स्टेट में। अब ग्राउंड स्टेट में आने के डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं। हो सकता है इलेक्ट्रॉन जैसे फिफ्थ ऑर्बिट में था, फिफ्थ स्टेट में था, वो पहले 4 में आ जाए, फिर 4 के बाद किस में आ जाए, थर्ड में आ जाए, या फिर हम पे थर्ड के बाद 2 में आ जाए। तो ये उसकी डिफरेंट ट्रांजिशंस होंगी। तो ये अलग अलग सीरीज आ जाएंगी। n = 1 ग्राउंड स्टेट में आया है करेक्ट, तो वो क्या होगी, लीमान सीरीज। यहाँ आया तो क्या होगी, बाल्मेर सीरीज। इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा बोहर ने एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ लाइन्स आई। हर एक ट्रांजिशन से एक लाइन आती है। जैसे इलेक्ट्रॉन 5th से 4 में है तो एक लाइन है, 5th से 3rd में है तो अलग लाइन है, 4th से 3rd में है वो डिफरेंट लाइन है, 3rd से 2nd में है, 2nd से 1 में। तो ये जो भी डिफरेंट ट्रांजिशन होंगी उन हर ट्रांजिशन के लिए एक लाइन होगी। इस तरह से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट लाइन्स आ जाती हैं। और किसी ट्रांजिशन में हमें लाइन डिटरमाइन करनी है तो उसका फार्मूला है, नंबर ऑफ लाइन्स निकालने का फार्मूला है n × n-1 / 2। अपने से पूछे भाई इलेक्ट्रॉन है वो 5th सेल से या 4th से ट्रांजिशन करता है तो n की वैल्यू हम पुट कर देंगे और उस हिसाब से अपने पास क्या जाएंगी, नंबर ऑफ लाइन्स। तो ये हमने एक्सप्लेन किया सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल। कुछ और टर्म्स हम बोहर मॉडल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे एक टर्म हमने बताई थी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्वांटाइज्ड है। तो यहाँ हम ये दो टर्म के बारे में बता रहे हैं, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड कैसे हैं। पहले समझे कि क्वांटाइज्ड कब कहेंगे।
इफ वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, हम इन दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, चेंजेज डिसकंटिन्यूअसली एंड इट हैव सम स्पेसिफिक वैल्यूज, देन इट इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड। हम किसी क्वांटिटी को क्वांटाइज तभी कहेंगे जब उसकी वैल्यू है वो डिसकंटिन्यूअसली चेंज हो और चेंज होने के बाद एक फिक्स वैल्यू आ जाए। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्टेन फिक्स ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है। जैसे मान लिया हमने फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता तो उसकी एनर्जी फिक्स है। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करके सेकंड में जाएगा तो उसकी एनर्जी फिक्स हो जाएगी। ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वन और सेकंड ऑर्बिट के बीच में कहीं रुकेगा। एक और सिंपल एग्जांपल लें हम, ये हमने स्टेयर ले रखी है, सीढ़ियां ले रखी हैं। कोई पर्सन अगर सीढ़ियों से आएगा तो जब वो फर्स्ट स्टेयर पे है तो उसकी एनर्जी फिक्स है। अब वो नीचे आएगा तो सेकंड स्टेयर पे आके ही रुकेगा, फर्स्ट और सेकंड सीढ़ी के बीच में खड़ा नहीं हो सकता। तो जब यहाँ आएगा तो उसकी एनर्जी फिक्स हो जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ बताया उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी एटम के अंदर सर्टेन ऑर्बिट में रहता है, उनके कहीं बीच में नहीं रहता। इसलिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम और उसकी एनर्जी कैसे चेंज होगी, डिसकंटिन्यूअसली, और चेंज होने के बाद वो फिर फिक्स हो जाएगी। जैसे वन में फिक्स है फिर सेकंड में फिक्स हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम डिसकंटिन्यूअसली चेंज होते हैं और चेंज होने के बाद उनकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे कि दे आर क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम में ये m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ये जो वैल्यू आएंगी ना, ये n की जगह कोई होल नंबर ही आएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 1.5 2.5 ऐसे नहीं आएगा। तो क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं और डिसकंटिन्यूअसली चेंज होती हैं, इसलिए हम एंगुलर मोमेंटम को और एनर्जी को क्या बोलेंगे, क्वांटाइज्ड। एक और इसमें टर्म आती है, जैसे अभी हमने बताया कि एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, उसका नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव एनर्जी का मीनिंग क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको ऐसे समझें। हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन है वो एटम से, न्यूक्लियस से कहें इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, यानी कि एटम से बाहर है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई फोर्स नहीं है। तो उस स्टेज पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को 0 लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, एटम के अंदर आएगा ऐसा कह दें, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने से एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। जो एनर्जी पहले 0 कंसीडर कर रखी है, अगर वो डिक्रीज होगी तो क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को क्या लेते हैं, नेगेटिव। और एनर्जी भी फिक्स आएगी क्योंकि यहाँ पर ये n है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है और ऑर्बिट है वो होल नंबर में ही होता है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी आएगी और फिक्स आएगी और डिसकंटिन्यूअसली चेंज होगी। तो ये भी यहाँ से हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। इसमें देखिए क्या क्या कमियां थी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग, क्या क्या, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। बोहर ने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जिन एलिमेंट्स के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्पेक्ट्रम कैसा आता है और क्यों आता है, इनको बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए है क्या ये,
जैसे हमने ऑब्टेन किया था इन केस ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं। अगर हम उसी स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ऑब्जर्व करें तो पहले जो एक लाइन थी उस एक की अब नंबर ऑफ लाइंस बन जाएंगी, यानी कि वो सिंगल लाइन नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक लाइन का नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइन में स्प्लिट होना क्या कहलाएगा? जीमान इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में उस स्प्लिटिंग को क्या बोलते हैं? स्टार्क इफेक्ट। तो ये क्यों होता है, इसको भी बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरा, मॉलिक्यूल्स की शेप कैसी होती है, क्यों होती हैं, ये भी बोहर मॉडल के पास आंसर नहीं था। और फोर्थ, डी ब्रोगली कंसेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा ये क्या है, इनको भी बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये आज हमने कंप्लीट किया अबाउट बोहर मॉडल, उसकी सक्सेस और उसकी लिमिटेशंस। थैंक यू।